विभवमापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम किसी सेल का विद्युत वाहक बल नाप सकते हैं, या फिर दो सेल हैं उनके विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि ये कह सकते हैं ये सर्वतोन्मुखी उपकरण है। कैसे काम करता है, बनावट कैसी होती है इसकी, तो इसमें 4 से 12 मीटर लंबा तार होता है। जैसे कि हमने ये एसी तार दिखाया, इसको ऐसे स्ट्रिप में दिखाया जाता है, जैसे 1 मीटर यहाँ तक, इसके बाद 1 मीटर, फिर ये, फिर 1 मीटर, फिर ऐसे 1 मीटर, यानी 4 से 12 मीटर के बीच इसमें लंबा तार होता है। ये तार उसी मटेरियल का होता है जैसा कि मीटर क्षेत्र में होता है, यानी कि कांस्टेंटन या मैग्नीन का होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता उच्च होती है और ताप प्रसार गुणांक निम्न होता है, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नाउ अब बात आती है कि इसका सिद्धांत क्या होगा, कौन से सिद्धांत पर कार्य करेगा। तो अगर हम सिद्धांत की बात करें तो एक्चुअल में ये काम करता है विभव प्रवणता के सिद्धांत पर। इसका जो सिद्धांत होगा वो किस सिद्धांत पर काम करेगा? विभव प्रवणता के सिद्धांत पर। विभव प्रवणता होता क्या है? विभव प्रवणता को डिफाइन किया गया है कि ये जो तार है, तार के प्रति एकांक लंबाई का जो वोल्टेज होगा उसी को हम कहेंगे विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता अगर हम निकालना चाहे तो मान लो कि जो तार AC है इसकी लंबाई L है, तो विभव प्रवणता क्या हो जाएगा? विभव प्रवणता जो होता है उसको K से लिखते हैं, ये होता है V/L। प्रति एकांक लंबाई पर जो वोल्टता होती है उसको हम विभव प्रवणता कहते हैं। मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। अब मान लो कि आपको किसी सेल का विद्युत वाहक बल पता करना है। उसका विद्युत वाहक बल पता करने के लिए हम करेंगे क्या? इसमें एक देखो, ये हाई वोल्टेज की एक बैटरी होती है और एक यहाँ पर हमने लो वोल्टेज की बैटरी लगा ली है, और इसका हमें पता करना कि विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो विद्युत वाहक बल पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ये देखो सिरे A से यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। जोड़ते समय ध्यान रखेंगे कि बड़ी बैटरी का जो धन टर्मिनल है उसके धन टर्मिनल से ही यहाँ पर जुड़ना चाहिए। जोड़ने के बाद इससे हम क्या करेंगे, एक धारा मापी लगा देंगे। धारा मापी लगाने के बाद हम इस तार पर एक जॉकी की सहायता से स्पर्श करा के चेक करेंगे कि कहां पर धारा मापी में विक्षेप शून्य होता है। मान लो यहाँ डी पॉइंट पर जो धारा मापी में विक्षेप है वो शून्य आता है। तो डी पॉइंट पर अगर धारा मापी में विक्षेप शून्य आ रहा है, इसका मतलब ये जो सेल ई एप्सिलॉन हमने जिसका विद्युत वाहक बल लिखा है, इसका जो विद्युत वाहक बल होगा वो बिंदु ए और बिंदु डी के बीच का जो विभवांतर होगा उसी के बराबर होगा। ठीक है, कैसे? केवीएल से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। मान लो कि ए से डी तक की जो लंबाई है वो है एल। तो ए से डी तक की अगर लंबाई एल है तो यहां पर क्या करो, इसका वोल्टेज मान लो वी ए और इस पॉइंट डी का वोल्टेज मान लो वी डी। तो अगर हम यहां पर लगाते हैं केवीएल, तो केवीएल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, केवीएल से इस सिरे ए का वोल्टेज वी ए, हम यहां से जा रहे हैं इधर सेल पर प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे तो यहां पर माइनस का विद्युत वाहक बल होगा। इसके बाद यहां आ रहे हैं और यहां डी पर पहुंचे, इसमें धारा नहीं है, शून्य विक्षेप बता रहे, इसलिए इसके हमें प्रतिरोध से कोई मतलब नहीं रखना। यहां डी पर पहुंचे तो डी पर हमने विभव मान लिया वी डी है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी डी। मतलब वी ए माइनस जो वी डी होगा यही क्या हो जाएगा, सेल का विद्युत वाहक बल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें सिंपली पता करना है बिंदु ए और बिंदु डी के बीच का विभवांतर। तो विभवांतर निकाला कैसे जाए? विभवांतर निकालने का तरीका होगा, देखो हम यहाँ एकांक लंबाई पर उल्टता जानते हैं, विद्युत वाहक सॉरी विभव प्रवणता कहलाता है, के जो कि V बाई एल है। तो अगर हमें इस के से इसको हम मल्टीप्लाई कर दें, जो ये लंबाई आ रही है ए से डी तक की, तो फिर हमको पता चल जाएगा बिंदु ए और डी के बीच विभवांतर कितना है। तो इसको हम ऐसे वन इक्वेशन मान ले, और बिंदु ए व डी के मध्य विभवांतर
क्या हो जाएगा, जो विभवांतर वी ए माइनस का वी डी बनेगा वो क्या हो जाएगा, विभव प्रवणता गुणे ए से डी तक की लंबाई। ए से डी तक की लंबाई कैसे नापेंगे, यहां से यहां तक का लंबाई नाप लेंगे, फिर ये इतनी लंबाई नाप लेंगे, दोनों को प्लस कर लेंगे, हो जाएगा ए से डी तक की लंबाई। मान लीजिए कि ये है एल, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी डी इक्वल टू के इंटू एल, स्मॉल एल मैंने मान लिया, यहां पर हमने माना है ए डी बराबर है स्मॉल एल। तो इसको समीकरण 2 मान लें। समीकरण 1 और 2 से क्या बनेगा, समीकरण 1 व 2 से ये भी ए और डी के बीच का विभवांतर है, ये भी ए और डी के बीच का विभवांतर है, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट बराबर होगा, एप्सिलॉन इक्वल टू हो जाएगा के इंटू स्मॉल एल। यहाँ पर के क्या है, विभव प्रवणता है, या इसको आप लिख सकते हो एप्सिलॉन इक्वल टू के की जगह लिख लो V बटे एल। अब देखो ये V जो हमने लिखा है ये बैटरी, इस बैटरी का वोल्टेज है, ठीक है, ये जो बैटरी हमने लगाई है इसका वोल्टेज है ये V, हाई वोल्टेज जो होता है, इसे आप लिख सकते हो V बटे कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल, ये भी लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे ही रखो। तो इस तरह से हम किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल विभव मापी की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। विभव मापी के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग में विशेष रूप से एक तो आता है दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, और दूसरा अनुप्रयोग होता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध पता करना। तो दो सेल ले लिया जाए जिनके हमें विद्युत वाहक बलों की तुलना करना है, और उनको हम इस तरह से बिंदु ए से कनेक्ट कर दें। जोड़ते समय वही तरीका ध्यान रखना है कि ए पर सभी बैटरी के धन टर्मिनल जुड़ने चाहिए। साथ में यहाँ पर द्विमार्गी कुंजी लगा देते हैं, हमने यहाँ K1 और K2 दो कुंजी लगा रखा है, और इनको फिर से वही धारा मापी से कनेक्ट कर रखा है। कनेक्ट करने के बाद अब हमें अगर कंपैरिजन करना है तो पहले हमको क्या करना है, दोनों के विद्युत वाहक बलों को ज्ञात कर लें, और ज्ञात करके फिर उनका कंपैरिजन कर लिया जाए, उनका तुलना कर लिया जाए। तो सबसे पहले हम क्या करें, यहां पर K1 और K2 में से K1 को हमने बंद कर रखा है और K2 को खुला रखा है, मतलब धारा केवल यहां ए से जाएगी और सेल से होते हुए E1 से होते हुए इधर निकल आएगी, E2 की तरफ से कोई धारा का मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। यानी कि इस केस में जो हमको विद्युत वाहक बल मिलने वाला है वो केवल और केवल पहले सेल का विद्युत वाहक बल मिलेगा। दूसरी बार में क्या करें, K1 को खुला रख दें और K2 को बंद रख दें। ऐसा जब करेंगे तो क्या होगा कि जो धारा होगी, देखो जब K1 ओपन होगा तो E1 से कोई भी धारा, एप्सिलॉन 1 से कोई धारा जाएगी नहीं, तो मार्ग ये दूसरा एप्सिलॉन 2 से होगा, यानी धारा इधर से जाएगी। इस केस में जब हम संतुलन बिंदु निकालेंगे तो संतुलन बिंदु जो हमको मिलेगा, मान लो बिंदु P मिल रहा है, उस केस में जो हमको विद्युत वाहक बल मिलेगा वो दूसरे सेल का मिलेगा। फिर दोनों को डिवाइड करके हम उनके विद्युत वाहक बलों की तुलना करेंगे। कैसे, चलो सबसे पहले हम क्या करें, K1 जो है, K1 को हमने रख दिया बंद, और जो K2 है वो हमने रखा खुला। K1 बंद है और जो कुंजी दूसरी K2 है वो खुला है, तो इस केस में हमको संतुलन बिंदु D प्राप्त होता है, और संतुलन बिंदु D मान लीजिए L1 होता है, तब जो संतुलन बिंदु है वो D है, संतुलन बिंदु हमको जो मिला वो D है, और A से D तक की लंबाई हम मान लेते हैं L1। तब हमको जो विद्युत वाहक बल मिलेगा वो किसका मिलेगा, पहले सेल का मिलेगा, एप्सिलॉन 1 इक्वल टू हो जाएगा K इंटू L1, इसको समीकरण 1 मान लिया। दोबारा क्या करें, K1 को खुला रखें, K1 खुला है और K2 बंद है, तो संतुलन बिंदु हम मान लेते हैं, इस बार मिल रहा है हमको ये बिंदु P मिल रहा है, संतुलन बिंदु जो मिल रहा है वो P मिल रहा है, और इसमें हम मान लेते हैं A से P तक की जो लंबाई है वो है L2। तब जो दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन 2 मिलेगा हो जाएगा K इंटू L2, ये दूसरा समीकरण हो गया। डिवाइड कर लो दोनों को,
ε1 बाई ε2 जब करेंगे के L1 बटे के L2, के कैंसिल कर दो, ε1 बाई ε2 इक्वल टू L1 बाई L2। यानी कि इनके विद्युत वाहक बलों का जो अनुपात होता है संतुलन लंबाई जो होती है उनके अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं। प्रैक्टिकल में आपको दो सेल लेने होते हैं, प्राथमिक सेल, एक लेंगे लेक्लांसे सेल, दूसरा ले लेते हैं डेनियल सेल, और दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना इस प्रकार किया जाता है। सर्किट डायग्राम पर विशेष ध्यान रखिए, नहीं तो प्रैक्टिकल में आपका गड़बड़ी हो जाएगा। ओके, विभवमापी का दूसरा अनुप्रयोग होता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। हम इसमें लेक्लांसे सेल का जो प्राथमिक सेल होता है आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। करते क्या है, इसमें सर्किट सेम है, बस हमें क्या करना है, जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना उसको यहां पर जोड़ दीजिए और एक प्रतिरोध बॉक्स लीजिए, उस प्रतिरोध बॉक्स को इस सेल के समांतर क्रम में एक कुंजी K1 के साथ कनेक्ट कर देंगे, बाकी वही धारा मापी से जोड़ेंगे और विसर्पी कुंजी लगाएंगे। नाउ अब हम क्या करेंगे, तरीका वही अपनाना है। पहले हम क्या करेंगे, K1 को हम खुला रखेंगे। यहां पर हमने K1 को ओपन रखा है, खुला रखा है, तो उस केस में धारा केवल सेल से होकर आएगी, यानी कि जो बिंदु A और जो संतुलन बिंदु हमको इस केस में मान लीजिए D प्राप्त होता है, तो A और D के बीच का जो विभवांतर होगा वो एक्चुअल में इस सेल का विद्युत वाहक बल बताएगा। ठीक है, उस केस में हमने यहाँ पर जो संतुलन बिंदु माना है, संतुलन बिंदु वो मिल रहा है D, और यहां पर हम AD को मान लेते हैं L1। AD L1 है, इसका मतलब अपने पास सेल का विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन इक्वल टू कितना आ जाएगा, K इंटू L1, जहां K क्या है, K विभव प्रवणता है। अब क्या करेंगे, जो कुंजी K1 है इसको भी लगा देंगे, तब क्या मिलेगा, यानी K2 को हमने यहां पर क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। तो जब K2 को हमने क्लोज कर दिया तो उस केस में अब ये भी तो इसके संपर्क में आ गया, यानी एक सर्किट यहां पर भी तो तैयार हो गई। अब इस R को भी हमें सम्मिलित करना पड़ेगा। इस केस में हमको मिलेगा क्या, एक्चुअल में सेल का टर्मिनल विभवांतर मिलने वाला है। इस केस में हमको ये जो सेल है इसके टर्मिनल विभवांतर को हम प्राप्त करेंगे। तो उसमें संतुलन बिंदु मान लिया P पर मिलता है, जो संतुलन बिंदु है वो मिल रहा है P पर, और यहां पर A से P तक की लंबाई को मान लीजिए L2। तो टर्मिनल विभवांतर क्या आ जाएगा, सेल का टर्मिनल विभवांतर V इक्वल टू बनेगा K इंटू लंबाई L2, जहां पर L2 क्या है, A से P तक की लंबाई है। इसको समीकरण दूसरा मान लिया। दोनों समीकरणों को डिवाइड कर लें, E अपॉन V, तो देखो K और K कैंसल हो जाएगा, बचेगा L1 बाई L2। इससे पहले जब हमने सेल पढ़ा है तो सेल के बारे में हम क्या जानते हैं कि जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r इक्वल टू होता है कैपिटल R E बटे V माइनस 1, और E बाई V का जो ये मान आया है यहाँ पर L1 बटे L2, ये मान उठा करके इसमें रख देंगे, तो क्या बनेगा, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R L1 बटे L2 माइनस 1, जहां R क्या है, ये जो R लिखा गया है ये रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध होता है। इस प्रकार हम लेक्लांसे सेल का या किसी भी प्राथमिक सेल का हम आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। एक और बात है, श्रेष्ठता की बात करें, जो विभव मापी होता है वो वोल्ट मीटर से ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। इसके पीछे कारण क्या है, जब हम वोल्ट मीटर से किसी सेल का विद्युत वाहक बल नापने की कोशिश करेंगे, वोल्टेज नापने की कोशिश करेंगे, तो उस केस में क्या होगा कि उसमें हमको उसकी जो सुई है उसका विक्षेप लेना पड़ेगा वोल्ट मीटर का। तो इसका मतलब विभवमापी से धारा प्रवाहित होगी, और विभवमापी से जब धारा प्रवाहित होगी तो विभवमापी का अपना प्रतिरोध होता है।
तो उसके चलते हम यथार्थ वैल्यू नहीं पता कर सकते, सही मान हम नहीं निकाल पाएंगे विद्युत वाहक बल का या वोल्टेज का। जबकि जब हम इसकी बात करते हैं विभवमापी की, तो विभवमापी से हम क्या करते हैं, शून्य विक्षेप की स्थिति में हम पता करते हैं। शून्य विक्षेप की स्थिति जब हमको मिलती है तब हम विद्युत वाहक बल निकाल पाते हैं। तो शून्य विक्षेप की स्थिति का मतलब हुआ उसमें धारा प्रवाहित नहीं हुआ, जो धारा मापी हमने लगाया उससे कोई धारा गुजरी ही नहीं। तो जब धारा गुजरी नहीं तो धारा मापी के प्रतिरोध का कोई अस्तित्व नहीं रहा, कोई उपयोग नहीं रहा। इसका मतलब इस केस में हम यथार्थ वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। एक और चीज है, जब हम विभवमापी से मापते हैं और वोल्टमीटर से नापते हैं तो दोनों में एक अंतर है कि जब हम मेजरमेंट करते हैं तो सुई का विक्षेप लेते हैं वोल्टमीटर में, तो सुई का विक्षेप जब लेंगे तो उसमें तो खुदे देखा जाए तो उसमें त्रुटि आती है, तो त्रुटि है, उस त्रुटि के कारण भी हम यथार्थ वैल्यू नहीं प्राप्त कर सकते। तो इस प्रकार देखा जाए दो मामले में जो विभवमापी है वो वोल्टमीटर से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ होता है।